गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केजी कोचिंग क्लासेस में। तो हम क्या कर रहे थे कि जो 9th की क्लास का 1.2 प्रश्नावली है उस पे आ गए थे हम। 1.1 में करा चुका था कल, और उसमें जो भी आपके डाउट हैं वो आप कृपया करके अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें बता दीजिएगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई मैं 1 बाय 1 कराऊंगा, बट कभी कभी क्या होता है कि मैं 1-2 आपको कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे क्या करना है। जो चीज़ आपको टफ लगती है सिर्फ वो चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ आपको ईजी लगती है तो वो आप खुद कर लीजिएगा। जैसे जो मुझे लगेगा कि जो बताना चाहिए वो मैं पूरे, टारगेट तो यही है कि 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। उदाहरण भी मैं उठा रहा हूँ पूरे A to Z, ठीक है। तो यहाँ से शुरू से लेके एंड तक हम जाएंगे, और जो भी आपको डाउट लगता है पूछिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो फिर आप उसको शेयर भी करिएगा। चलिए, तो पहले तो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था 1.1 का, जरा उस पर रिवीजन करते हैं। मैंने बोला था आपसे प्रत्येक परिमेय संख्या, सबसे 2 वर्ड आए इसमें, क्या आया? एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या जैसे ही याद आई तो अपन को याद आना चाहिए P/Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं है क्या 0 के। तो अपन को एक चीज़ याद रखना है, जैसे ही आपके सामने वर्ड आए तो आपको समझ में जाना चाहिए, आंखों में दिखना चाहिए वो कि कौन से वो नंबर हैं जिनके बारे में बात हो रही। तो परिमेय मतलब P/Q, जहाँ पे Q बराबर नहीं है 0 के, यहाँ तक कि 0 खुद क्या है? परिमेय संख्या। हम देखते हैं दूसरा वर्ड उन्होंने क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। दूसरा वर्ड उन्होंने क्या लिखा है? पूर्ण संख्या। उन्होंने हमसे पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक। अब प्रत्येक का मतलब होता है कि सारी परिमेय संख्याएं। प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है या नहीं? तो देखिएगा, इस चीज़ को अगर आप बोलोगे यस और नो, असत्य असत्य, तो आप क्या बोलोगे? जरा आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्याएं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, सत्य या असत्य? इसका आंसर होगा असत्य। असत्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने कारण भी पूछा था, हमें कारण भी पता होना चाहिए। तो देखिए, परिमेय संख्या का सिर्फ 1-2 एग्जांपल दूंगा, क्योंकि सारे एग्जांपल में नहीं लिख सकता, संख्याएं बहुत सारी हैं, तो मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1/2, ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? लेकिन पूर्ण संख्या है क्या? अब पूर्ण संख्या जैसे ही आई तो दिमाग में आना चाहिए, प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेके अनंत तक, पूर्ण संख्या मतलब 0 और लगा दिया। ये 1 से लेके कहाँ तक? अनंत तक। कौन जा रही है? प्राकृतिक संख्या। 0 और लगा दिया तो पूर्ण संख्या। तो क्या इन संख्याओं में कहीं 1/2 आता है? कभी सुना है आपने कि 3/4 एक पूर्ण संख्या है? नहीं सुना होगा। तो सीधी सी बात है कि परिमेय तो है ये, लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और बन सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? हो सकती हैं नहीं, होती ही है, क्योंकि 0 के बटे में भी हम 1 लगा चुके हैं। 0 सिद्ध कर चुके हैं प्रश्नावली 1.1 में कि 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होगी ही। समझ में आ गया? चलिए, अब हम करते हैं 1.2 पर काम। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट आ रहा हो तो आप बता दीजिएगा, है ना। जो भी आपको प्रॉब्लम जाती है स्पीड में कुछ में भी, तो आप बता सकते हैं, तो मैं उसको थोड़ा वो करूँगा, ट्राई करूँगा उसको करने का। चलिए, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। आपने सुना होगा उदाहरण नंबर 3, पेज नंबर है आपका कितना? 8 नंबर पेज पे है। पेज नंबर 8, उदाहरण नंबर 3, इसको हमें देखना है, ठीक है। पेज नंबर 8, उदाहरण नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा आपको पता है क्या होती है? मैंने आपको बताया था, बीच में 0, इस तरफ धनात्मक, इस तरफ ऋणात्मक। ये सारी कौन सी है? संख्याएं रेखाएं हैं। ये वाली पूरी धनात्मक परिमेय संख्या, ये वाली ऋणात्मक, और ये 0। तो ऋणात्मक धनात्मक सब मिला के क्या बनाते हैं? तो पूर्णांक। जो पूर्णांक लिखे जाते हैं ना, वही कहलाती है संख्या रेखा, जिस पर ये प्रदर्शित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो संख्या रेखा तो आप समझ गए होंगे। अब उनने क्या बोला है कि कर्णी 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। कर्णी 2, उदाहरण नंबर 3 की कर्णी 2 को आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। सीधी सी बात यह है, संख्या रेखा पर, ठीक है। उनने अपन से बोला है कि संख्या रेखा पर कर्णी 2 को स्थापित कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कर्णी 2 है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम 2 चीज़ें याद रखेंगे कि परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया था कि हर जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। लेकिन जो परिमेय संख्या है उसकी एक शर्त और होती है कि जो अंश है और हर है वो पूर्णांक होना चाहिए।
पूर्णांक मतलब ऋणात्मक भी होना चाहिए, धनात्मक भी हो सकता है, मतलब ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो अगर ये पूर्णांक की वो शर्त को फॉलो नहीं करता है तो ये एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। देखिए अपन लिख तो सकते हैं कर्णी 2/1, लेकिन ये एक तो पूर्णांक है मगर दो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक देख लीजिए आप उठा के 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक, -1 -2 -3, ये कहीं कर्णी 2 नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पूर्णांक है ये पूर्णांक की शर्त को पूरा नहीं करता है, इस वजह से ये कर्णी 2 जो है वो आपकी परिमेय संख्या नहीं होगा। तो सबसे पहले बात तो हमें ये पता चल गई कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कर्णी के अंदर जो भी परिमेय संख्या, जो भी मतलब संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कहना भी गलत होगा। आप बोलोगे सर अजीब बात है, अभी आप बोल रहे हैं कि कर्णी के अंदर जो भी संख्या हो वो सारी अपरिमेय है। नहीं, क्या होता है कर्णी के अंदर जो भी संख्याएं होती है उनके हमें बनाना पड़ते हैं पेयर। जैसे कि मान के चलिए 2, कर्णी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, कर्णी 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 4 की बात करें, अब देखिए ये कर्णी 4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये कर्णी के बाहर आ सकता है। कर्णी के बाहर आने की शर्त क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है 2 की घात, ठीक है 2 की घात होती है। तो यहाँ पे मतलब बाई डिफ़ॉल्ट 2 की घात होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात का मतलब ये जो अंदर संख्या है उसकी गुणनखंड कर देना, ठीक है। तो हमने देखा कि 4 की गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणित 2, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इसकी कितनी गुणनखंड होगा 2 की, और 2 की घात थी तो ये एक 2 बाहर आ जाएगा, तो सीधा सीधा क्या जाएगा 2। तो ये क्या है, कर्णी के बाहर आ गया। समझ में आया आपको, ये कर्णी के बाहर आ गया। तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। यानी कि कर्णी 4 तो परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी 2 और कर्णी 3 परिमेय संख्या नहीं है। और 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं वो कर्णी के बाहर आ सकती हैं, लेकिन जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं वो संख्याएं कर्णी के बाहर नहीं निकलेंगी। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे अगर लिखा होगा 3 कर्णी 2, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि भाई ये कर्णी के बाहर आ ही नहीं पाया। इतना समझ में आ गया। चलिए हम आगे देखते हैं। अब जैसे आप बात करोगे कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है, सर ये भी समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने तो हमसे बोला है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं। संख्या रेखा तो मैं आपको बता चुका हूं, ये एक अपरिमेय संख्या, ये भी बता चुका हूं। कौन कौन अपरिमेय संख्या हो सकती है कर्णी के अंदर वो भी बता चुका हूँ, कौन कौन नहीं हो सकती वो भी बता चुका हूँ। अब एक चीज़ और, मतलब ये सवाल में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ और सुनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, लास्ट क्लास में सुना है सबने। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर आप समझ जाओ कि आपकी परिभाषा में 3 बार के नहीं आ रहा है तो आपकी परिभाषा क्या है, गलत है। समझने का तरीका ये है। तो सीधी बात है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखते हैं, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की बात होती है। ये लगता है समकोण त्रिभुज में। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगता है, समकोण त्रिभुज में। देखिए ये सवाल थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले सुनिएगा ध्यान से। मैं निश्चित तौर पे बोल रहा हूँ ये सवाल आपको समझ में आएगा, पहले आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप सवाल करिएगा, ठीक है। तो आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, नहीं समझेंगे तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए ये लिखते हैं अपन A B और ये C। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हो गई, A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब देखिए ये जो है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको बोलते हैं हम कर्ण। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। देखो ये इस तरफ से है, इस टाइप से। और ये जो बचा हुआ है इसको बोलते हैं आधार। आधार होता है नीचे, लंब होता है बिल्कुल सीधा, और कर्ण होता है ऐसा। तो उनने बोला है इसका, तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाएं कौन सी बची, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। उन्होंने क्या बोला है, अपनी परिभाषा पे दोहराइए। अब कर्ण का वर्ग से किसी समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में। समकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के, वर्ग हैं वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों का पहले वर्ग करो फिर दोनों को जोड़ो तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कर्ण, ठीक है। अब उनने दिया है कर्ण कितना, कर्णी 2। कितना दिया है, कर्णी 2 दिया है। तो हमें देखना है कि कर्णी 2 दिया है, तो हम क्या देखेंगे, लंब कितना है। अब हमको 2 लाना है अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। फिर धन कर देंगे, 1 का वर्ग क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, करनी के अंदर 2। तो ये हमें क्या मिल गया, कर्ण कितना मिल गया, 2। तो हमने क्या देखा, आधार लंब 1 और आधार भी 1। ये हमने सब तोड़ा है मन से, ठीक है। ये समझने के लिए एक उसका थ्योरम है, समझ लीजिए आप, फिर मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो कर्ण था 2 उसको तोड़ लिया, एक का वर्ग और 1 का वर्ग, तो 1 और 1 जोड़े तो कितना हो गया, 2। करनी के अंदर कौन आ गया, 2। तो हमें पता चल गया कि कर्ण कितना है, 2 और लंब करनी 2 और लंब कितना है, 1 और आधार कितना है, 1। इतना समझ में आया। चलिए अब हम इसको संख्या रेखा पर निरूपित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिटा दूँ इसको मैं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए जल्दी, मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हो गया, मिटा दे रहा मैं इसको। अब हम आते हैं वापस सवाल पर। आपने बोला सर ये तो समझ में आ गया कि कर्ण 2 मिल गया, लेकिन उनने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उनने तो बोला है कि भाई सीधा सीधा आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो भाई आ रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा बेस बनाने में टाइम लगता है। डायरेक्ट करा दी तो आप बोलते सर ये करा क्या रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए उनने बोला है संख्या रेखा, ठीक है। तो ये मान के चलिए एक संख्या रेखा है, ठीक है। ये क्या है, एक संख्या रेखा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे, O या 0, कुछ भी बोल लीजिए आप। 1 सेकंड रुकना, हाँ। चलिए इसको थोड़ा सा और इस तरफ कर देते हैं। ये एक्चुअली में 0 है 0, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया 0। इधर आओगे तो इधर आ जाएगा आपका -1 -2 -3। ये अब संख्या रेखा है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले यहाँ बनाएंगे हम A, एक पॉइंट बना देते हैं A, ठीक है। क्या बनाया हमने, एक पॉइंट A बना दिया हमने। अब हमें क्या करना है, A से डालना है एक लंब सीधा सीधा, A से एक सीधा सीधा, A पे बनाया 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री का कोण बनाया हमने। अब आप जानते हो कि जो कर्ण है वो आएगा इस तरफ, तो हमने क्या किया, कर्ण बना दिया ऐसे, ठीक है। कर्ण बना दिया। तो ये वाली भुजा कितनी थी, 1, ये था लंब 1 और ये आधार था कितना, 1। ये 1 से 1 आप देखोगे 0 के बाद क्या आता था, 1। तो ये 1 ही स्थान पर कितना है, ये 1 ही तो है पूरा, यहाँ तक 1, ये 2, ये 3। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कर्ण क्यों नहीं डाला, तो फिर 1 कहाँ जाता है, ये भी तो बताओ आप। हमने कितना माना था, जो आधार था उसको 1 माना था और लंब को 1 माना था। अब आपके समझ दिमाग में आ रहा होगा सर आपने इसी तरफ क्यों कर्ण बनाया, इस तरफ क्यों नहीं बनाया। तो देखो फिर 1 कहाँ लिखते आप, ये 1 थोड़ी है, 0 से लेके 1 ये है पूरा, ठीक है। ये क्या हो गया, A की जगह पे क्या है 1, तो ये हो गया आधार 1 और लंब 1 और ये कर्ण कितना था, करनी 2। इतना समझ में आया। अब आपने देखा कि ये कर्ण कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, ये वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये तो आपने समझ में आ गया होगा कि करनी 2, तो यहाँ लिख दिया हमने। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरी भुजा जो है वो करनी 2 है। अब आप बोलोगे सर लेकिन सवाल में उन्होंने बोला कि करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना, संख्या रेखा ये जैसे 2 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, -1 -1 -2 -3 ऐसे लिखना हमें करनी 2 को। तो हम क्या करेंगे, ये जो जहाँ पे भी पॉइंट मिल रहा है ये लास्ट वाला, देखो यहाँ से तो सीधा लंब नहीं खींच सकते क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक लंबाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे सीधा सीधा, ठीक है। किसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर डालेंगे। तो आप देखो कि ये वाली जो रेखा है ये वाली इसके बराबर होगी कि नहीं, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगी। नहीं आ रहा समझ में, देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, और अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। इतना समझ में आया, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा। तो फिर वही बात आ गई घूम फिर अपने, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग करनी 2 का वर्ग। नहीं आ रहा समझ में। मैंने आपसे क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर क्या जाएगा, करनी 2 का वर्ग। अब हमें मिल रहा है करनी 2 यहाँ पर, ठीक है। एक ये यहाँ पर मिला था लेकिन यहाँ पर 0 था। तो हम क्या कर देंगे फिर, यहाँ से आपने चाप नाम सुना होगा। चाप से क्या होता है, जब आप एक प्रकार यहाँ रखोगे और एक प्रकार यहाँ रखोगे, तो यहाँ से जो प्रकार काटते काटते जाओगे ये वाली लंबाई, क्योंकि ये कितनी है, 2 की लंबाई है। देखो 0 से लेके ये वाली लंबाई कितनी है, करनी 2। तो जब आप यहाँ पे प्रकार की नोक रखोगे और सीज पेंसिल को अपनी यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ से जब इसकी बिल्कुल मतलब जितनी लंबाई ये है, तो इसी को लेते लेते यहाँ पे आओगे, जब यहाँ कहीं पे ये वाला एरिया, ये वाला, ये कहलाएगा आपका करनी 2। समझ आ रहा है, ये कहलाएगा आपका करनी 2, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आप सीधे सीधे ऐसे ऐसे कर दोगे,
तो ये आपका हो जाएगा करनी 2। हो गया संख्या रेखा पर निरूपित। समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय में 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं की वर्गों की योग के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ना लिया हो तो बैक करके ले लीजिएगा। आगे भी बढ़ना, वीडियो लंबी हो जाती है फिर आप लोग बोर होने लगते हो, है ना। तो जो चीज़ समझ में ना आ रही सिर्फ वो चीज़ पूछिएगा। बाकी अगर एक बार बेसिक की क्लास ले लेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, जो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगला एग्जाम्पल है उदाहरण 4। वास्तविक संख्या रेखा पर कर्णी 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। ये आपको करना है, कल मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये आपको करना है क्योंकि एक मैंने करा दी, उसमें बहुत टाइम लगता है। आप लोग करके आना, अगर आपसे नहीं बने तो बताना फिर हम कराएंगे। अगला दिया हुआ है 1.2, एक प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 हम जब शुरू करेंगे, मैंने लिखा ही हुआ था ऊपर। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें सबसे पहले पहला देखना है। पहला लिखा हुआ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आ गया पहला लिखा हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय क्या होती है? वास्तविक। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ तो मैंने बताई नहीं। ये चीज़ मैंने बेसिक में बता रखी है, यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखो अपरिमेय आप जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। वो वास्तविक अभी नहीं जानते हो। तो वास्तविक के में क्या होता है? देखो वास्तविक, ये जो वास्तविक है इसके अंदर 2 संख्याएं छुपी होती हैं, ठीक है। एक होती हैं परिमेय और अपरिमेय। मतलब कि जो वास्तविक संख्या है उसी के अंदर परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होते हैं। तो परिमेय तो सारी संख्याएं होती हैं, यानी सारे पूर्णांक परिमेय होते हैं। और जो अपरिमेय बची थी कौन सी? करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13, करनी 17, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पूर्णांक थे ना, 0 से लेके 1 से लेके अनंत तक, फिर ये वाले ऋणात्मक सब क्या थे? परिमेय संख्या थी, तो वो भी समेट गए। और ये जो बचे थे करनी 2, करनी 3, ये वाले भी समेट गए। तो सब काय में आ गए? वास्तविक संख्याओं में। मतलब सारा जो ग्रुप है, सब जो इसके अंदर संग्रहित होती हैं, सारी की सारी संख्याएं, इनको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। समझ गए वास्तविक संख्याएं? तो अब इसका आंसर तो यही मिल गया होगा आपको। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो बताइए जरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है कि नहीं है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, प्रत्येक जो वास्तविक है उसके अंदर तो पूरी अपरिमेय है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने बोला प्रत्येक अपरिमेय, तो पूरी परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं। तो सारी की सारी अपरिमेय संख्या क्या है? वास्तविक हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अपन। अगला आपका आ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अरे यार सीधा सा सवाल है, घुमा दिया है। आप ये बताइए कि आप प्राकृत संख्या मतलब तो आपको शुरू से पता चल गया, क्योंकि मैंने बेसिक में भी बताया, जब ये प्रश्नावली शुरू कर रहे थे तब भी बताया। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, जिनसे हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं के द्वारा हम गिन सकते हैं। तो क्या आप कभी ऐसा गिन सकते हो कि करनी 5, करनी 6, मेरे पास करनी 8 वो हैं, मेरे पास करनी 8 बल्ब हैं, मेरे पास करनी 9 कंचे हैं? ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं बोल सकते। आप सीधा बोलोगे कि 8 हैं, 9 हैं, 6 हैं, 5 हैं, ऐसे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो सीधी सी बात है, जो भी करनी के अंदर होती तो प्राकृत संख्या है तो वैसे ही नहीं होती हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है? यही तो पूछा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो करनी m के रूप का होता है, क्या वो एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, प्राकृत संख्या मतलब क्या? जिनको हम गिन सकते हैं। जब इनको गिन ही नहीं सकते तो क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या तो नॉर्मल सी बात है, नहीं होंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीसरा है आपका, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। लीजिए, पहले ही का उन्होंने उल्टा बना दिया। पहले आपसे क्या बोला गया था? परिमेय। पहले क्या बोला गया था? अपरिमेय। अपरिमेय से कहाँ गए थे? वास्तविक। कहाँ गए थे? वास्तविक। और अब उल्टा उन्होंने क्या कर दिया है? वास्तविक को इधर ले आए हैं और अपरिमेय को उधर ले गए हैं। थोड़ा सा घुमा दिया, आंसर गलत हो जाएगा। उन्होंने पूछा सारी की प्रत्येक वास्तविक, ये आ गई वास्तविक, क्या आ गई? वास्तविक। और ये आ गई अपरिमेय। वास्तविक और अपरिमेय।
उनने पूछा प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। मैंने आपको बताया था वास्तविक के अंदर ही क्या छुपी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। वास्तविक के अंदर क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या भी इसी के अंदर संग्रहित होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या ना तो परिमेय है और ना ही अपरिमेय है, दोनों की जोड़ से ही बनती हैं वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? तो तीनों आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताना फिर कमेंट बॉक्स में। अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी फिर पढ़ा तो रहे हैं, जो भी दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या मतलब, समझ जाओ यार, सीधी सी बात है, प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, पहले ही बता चुका हूँ। ये बीच में लगा दिया जीरो, इस तरफ सारे धनात्मक, इस तरफ सारे ऋणात्मक, तो जीरो के दाईं ओर सारी पूरी संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या है। मतलब किसकी बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, प्राकृत संख्याएं। तो सीधी सी बात है, वो बोल रहा है कि प्राकृत संख्याएं क्या अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, यानी कि एक का वर्गमूल, जैसे वर्गमूल लगा दिया, एक का वर्गमूल तो कोई मतलब ही नहीं, दो का वर्गमूल, तीन का वर्गमूल, चार का वर्गमूल, पाँच का वर्गमूल, ऐसे कर लो तो कितने का, 9 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, ऐसे कर लो। मतलब ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, 2 3, मतलब करनी वाली नहीं बोल रहा, करनी के अंदर जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो उन्होंने बोला प्राकृतिक संख्याओं का मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। उन्होंने क्या बोला, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि जो प्रत्येक जो वर्णकरणी के अंदर जो संख्याएं हैं, देखिए मैंने आपको बताया था जो करनी के बाहर निकल आए वो क्या हो जाएगी, परिमेय बन जाएगी, लेकिन जो करनी के अंदर रहेगी वो परिमेय नहीं कहलाएगी। तो करनी 2 ये अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय है। ये क्या है, ये भी अपरिमेय। करनी 4 को मैं बता चुका था, बाहर आ जाएगी तो 2 1 परिमेय है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। उसके बाद करनी 5 अपरिमेय, करनी 9 परिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 तरह का 9, तो इसका बाहर क्या जाएगा, 3/1। 16 का क्या जाएगा, 4/1। तो ये जो उदाहरण है ये अपरिमेय है, ये और ये क्या है, परिमेय है। 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। करनी के अंदर अगर सीधी सी बात है, जो करनी के बाहर निकल आए वो क्या हो जाएगी, आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो उन्होंने बोला था अपन से कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखिए सभी धनात्मक के तो नहीं होते हैं, कुछ कुछ के होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे तो इसका अपरिमेय था, इसका परिमेय था, इसका परिमेय नहीं था, इसका परिमेय था, इसका परिमेय था, उसका परिमेय था, इन दोनों का परिमेय था। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने पूछा था हमसे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के। अब सभी का बोल दिया, मतलब भी 3 तो एग्जांपल हम ही ने दे दिए कि 3 तो ऐसे हैं जिनके वर्गमूल क्या हैं, परिमेय है। तो सीधी सी बात है, ये तो गलत हो जाएगा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो ऐसी संख्याओं के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। भाई दे तो दिए, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, समझ गए ना। तो ये सारी संख्याएँ क्या हो गई, मतलब सीधी सी बात है, सारी जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके वर्गमूल जरूरी नहीं कि अपरिमेय हो, कुछ परिमेय भी होते हैं। उदाहरण मैंने दे दिए, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 64 हो गया आपका, 64, ठीक है, और क्या बोलते हैं 81 हो गया, ठीक है, 9 में 81, तो ये सब बाहर आ जाएंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपका फिर वही आ गया, दिखाइए कि संख्या रेखा पर 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। ये वाला मैं कराऊँ कि आप लोग करेंगे? आप लोग करेंगे क्या कि मैं कराऊं? चलिए 2 मिनट दीजिए, मैं पानी पी लूं, फिर मैं ही करा दे रहा, ठीक है। करनी 5 को हमें रखना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है, ठीक है। मैंने बोला था आपसे करके दिखाई, जितने लोगों से बनी अच्छी बात है, नहीं बना तो वो यहाँ देखेंगे। देखो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस प्रमेय आपको बता ही दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि करनी 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर हम ये लिखेंगे मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, सॉरी, या हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये। तो करनी 5 को हम क्या लिख देंगे, कर्ण। अब करनी 5 को आप कैसे लिख सकते हो, करनी 2 और करनी 1, मतलब 2 और 1, ठीक है।
तो 2 और 1 लिख देंगे हम। तो कोई भी लिख लो, चाहे एक आधार ले लो, चाहे 2, चाहे लंबे ले लो 2, ठीक है। लेकिन क्या होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो करनी के अंदर क्या रह जाएगा, 5। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें संख्या रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हमने संख्या रेखा खींची, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0। इधर आओगे तो -1 -2 -3। देखो माइनस में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है दाएं तरफ दर्शाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम खींचेंगे 1 और ये वाला 2 और ये 3, 1 2 और 1 3, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले को ले लेते हैं 2, क्योंकि देखो अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। जैसे आप यहाँ ये वाला 1 है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि लिखा रहे, 1 है ये संख्या रेखा पे पहले आता है 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। देखो सपोज करो ये आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। यहाँ से आप चलोगे यहाँ तक तो 1 पे पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक चले तो 2 पे पहुँचे। तो हमें आधार क्या रखना है, 2। हमें आधार क्या रखना है, 2। हमने चलो यहाँ देख लेते हैं अपन, आधार ले लेते हैं कितना, 2। आधार ले लेते हैं 2 और लंब को ले लेते हैं 1। तो हमने क्या किया, आधार हमने यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो ये वाली जो संख्या हो गई इसको मान लिया हमने a। ये जो 2 था इसको हमने मान लिया क्या, a। और ये दूरी कितनी हो गई, 2 हो गई। दूरी कितनी हो गई, 2। दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर कर लो, कुछ भी कर लो, मीटर में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर। 0 से लेके ये तक की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसको हमने थोड़ा 1 मीटर और ऊपर किया, मतलब 1 मीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पे अपना वो रखोगे प्रकार और जिसके जो है उसकी पिन यहाँ पे रखोगे, सीज से यहाँ पे, सीज पेंसिल से यहाँ पे एक काटोगे चाप। तो आप जब एक चाप काटोगे 1 सेंटीमीटर का, तो वो लगभग ऐसा आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक कि ये क्या हो गई, 1 हो गया। तो आधार कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 1। तो इसको मान लेते हैं हम b। क्या मान लेते हैं, b। अब देखो आपको क्या करना है, o और b को मिला देंगे हम, o और b को मिला लेंगे। तो इसका मान कितना है, करनी 5। इसका मान कितना है, करनी 5। 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 2 करनी 2 आ जाएगा, करनी 2 सॉरी 2 के 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5। तो इन दोनों को जब करनी यहाँ पे बाजू में रहेगा वर्गमूल, तो वर्गमूल यहाँ पर भी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, करनी 5। अब देखिए यहाँ पे करनी 5, ये वाली से यहाँ तक कितना है, करनी 5 है, ठीक है। ये वाली से लेके यहाँ तक क्या है, करनी 5। लेकिन उनने हमसे क्या बोला है कि इसको क्या पे रखना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। किस पे रखना है, संख्या रेखा पे। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो चाप है यहाँ पे, जहाँ पे ये ओ और बी मिले हैं, मतलब ये वाली जो कितनी है वो 5 है। तो ये वाली अगर करनी 5 है, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाते जब ये चाप आप यहाँ काटेंगे, मतलब वो चाप लगभग ऐसा आएगा, ये इस टाइप का। तो यहाँ पे जो कटिंग होगी चाप की, तो ये आ जाएगा आपका करनी 5, ठीक है। ये आ जाएगा करनी 5 का, हाँ 2 और 3 के बीच में। समझ आया, लिख लीजिए अगर किसी को दिख रहा हो तो। नहीं दिख रहा तो बताइए ज़रा, दिख रहा होगा वैसे, थोड़ा छोटा है, लिख लीजिएगा आप। तो करनी 5 कहाँ आया, 2 और 3 के बीच में। पहले हमने क्या लिया, संख्या रेखा बनाई, 0 से 2 तक की दूरी को मान लिया क्या, a। और फिर a से हमने एक लंब डाला, कहाँ तक, b तक। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। और कर्ण हमारे पास क्या था, करनी 5 था ही। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ एग्जाम्पल में। तो अब आपने क्या किया कि ये 0 अब b को और o को मिला दिया, o और b को मिला दिया। तो ये कर्ण क्या हो गया, OB। तो हमने देखा कि OB की लंबाई कितनी है, करनी 5। तो करनी 5 यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ये वाला करनी 5, ये वाले से यहाँ तक। लेकिन उनने हमसे क्या बोला था कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ से प्रकार खोला अपना, यहाँ तक की जितनी दूरी थी वो क्या कहलाई, करनी 5। तो हमने इसको लेके यहाँ तक धीरे धीरे आते क्या कर दिया, एक चाप काट दिया। तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, करनी आपका 5 आ गया। क्या आ गया, करनी 5। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में बता चुका हूँ, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये आपका करनी 5 सॉल्व हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए, तो आगे हम करेंगे 1.3। क्या करेंगे, 1.3। तो 1.3 करने से पहले हम उसके कुछ उदाहरण करेंगे, तो वो हम कराएंगे आपको कल। तो उसके लिए आप रेडी रहना, जब तक आप जो मैं करने दे रहा हूँ आपको घर से, वो करके लाना है, उसको रिवीजन करना है, ठीक है। ताकि एग्ज़ाम बहुत करीब आने वाले हैं, तो आपका एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी हो जाए, ठीक है। तैयारी कीजिएगा और रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, थैंक यू।